जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी बेहतरीन ढंग की चल रही होगी। तो अभी तक जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि क्लासेस स्टार्ट होंगी, बट कुछ रीज़न के चलते अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन हिंदी के क्लास और यूपी स्पेशल की क्लास जो बाय मी होनी थी वो कंटिन्यू रहेगी, बाकी क्लास की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, उस सब्जेक्ट की स्टार्ट करते हैं। बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हिंदी को स्टार्ट करते हैं आज से। और अभी तक तो मैंने सिर्फ आप सबको ऑफिशियल न्यूज़ दी है और बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, लेकिन आज से मैं कंटिन्यू हिंदी की एक वीडियो आपको पढ़ाऊंगा। एक बार सेशन को सब लोग फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी का पहला चैप्टर। और हम बल्कि आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपको रटा देंगे। हिंदी होती क्या है, ये आज से आपकी समस्या खत्म। जिनकी समस्या हिंदी में 25 स्कोर आ रहा है, 30 स्कोर आ रहा है, वो आप स्कोर गेन करेंगे। वो स्कोर आज से 45 करना स्टार्ट कर देंगे। वो टॉपिक वाइज जब एक टॉपिक ख़त्म होगा, उस टॉपिक की फुल कम से कम 100 क्वेश्चन हम बना के आपको देंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन देंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। देखिए बेसिक है, वर्णमाला एक बेसिक चीज़ है। किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्टर ही मेन होता है। तो वर्णमाला है। वर्णमाला, वर्ण का अर्थ होता है कि मोती, वर्ण का अर्थ होता है बिखरा हुआ मोती, और माला का अर्थ होता है चक्र या घुमाव। ठीक है, तो जब मोतियों को चक्र या घुमाव में पिरो देंगे तो उसे कहेंगे वर्णमाला। इसी को कहते हैं वर्णमाला, वर्णों की माला, अर्थात वर्णों की माला। ठीक, अब वर्ण का मतलब हो गया कि किसी का बेसिक पॉइंट। चलिए, इसकी डिफिनेशंस अगर पूछी जाती है तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब कभी आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फटाफट सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार धड़ल्ले से शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाइए मोटिवेट करने के लिए। जिस प्रकार मैं एग्जाम के लिए आपको मोटिवेट करता हूँ उसी प्रकार। चलिए, ठीक है। अब मेन चीज़, वर्ण क्या होता है, और जो वर्ण है वो वर्ण क्या होता है, और ध्वनि क्या होती है। ठीक है, जो वर्णमाला का, तो वर्ण जो होता है वह ध्वनि का लिखित रूप होता है। ठीक है, वर्ण जो होता है ध्वनि का लिखित रूप होता है। क्या होता है? लिखित रूप होता है। और जो ध्वनि होती है, ये हो गया वर्ण, ध्वनि का लिखित रूप, और ध्वनि होती है जो वो होता है वर्ण का मौखिक रूप। मौखिक रूप। ठीक, ध्वनि का मतलब हो गया कि किसी वर्ण का मौखिक मतलब बोलना, और वर्ण जो हो गया वो ध्वनि का लिखित। कुछ बोलेंगे तो उसको लिख के प्रदर्शित करेंगे, वो होगा वर्ण, और जो बोल के प्रदर्शित करेंगे वो होगी ध्वनि। आई होप कि इतना आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला जो होता है वो उसकी टोटल संख्या कितनी मानी गई है। जब भी कभी क्वेश्चन आएगा कि वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे? 52। कितना? 52। यही एक सही है। आपके पास 49 भी ऑप्शन होगा, 50 भी होगा, और 52 भी होगा, और 53 भी होगा। ठीक, लेकिन 52 सही है। अब आइए देखते हैं। वर्णमाला दो प्रकार की होती है, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो हम लोग आज स्वर स्टार्ट करते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, अब स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क्या होता है? व्यंजन का मतलब होता है जो स्वर की सहायता, मतलब जो खुद कभी बोले ही ना चाहें, जो अकेले नहीं आ सकते, उनको हमें स्वर के साथ ही जोड़ना पड़ता है, उनको कहते हैं व्यंजन। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि स्वरों की संख्या यहाँ हमने कितना, 11 + 2 = 13। कितनी बताइए? 13। तब जब भी स्वरों की संख्या आपसे पूछी जाए, कुल स्वरों की संख्या, तो 13, और स्वरों की संख्या तो आप बताएंगे 11। ठीक,
इसलिए क्योंकि 11 जो होते हैं वो आपके स्वर होते हैं। इसमें से एक आपके मूल स्वर होते हैं, एक आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, वो हम आगे आपको बताएंगे। और ये 13 क्यों दो ये क्यों जोड़े नहीं जाते, क्योंकि इसमें से एक होता अंग, एक होता आहा, एक होता है अंक और एक होता है आहा। तो ये हमेशा संस्कृत के लिए प्रयोग होते हैं और ये हमेशा हिंदी के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना, ये संस्कृत के लिए और एक हिंदी के लिए। ठीक है, अब स्वरों की संख्या जो मतलब बताया गया है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 39 होती है। कैसे? अब मान लेते हैं कोई आप ले लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए पवन। इसमें पा क्या है? व्यंजन है, वह व्यंजन है और ना भी व्यंजन है। ठीक, लेकिन सर आपने कहा था कि जो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे उन्हें व्यंजन कहते हैं, तो इसमें तो स्वर है ही नहीं है। इसमें स्वर है भैया, इसमें स्वर है। अब स्वर जो होता है वो हमेशा मात्रा के रूप में प्रदर्शित होता है। जो स्वर होता है वो मात्रा के रूप में प्रदर्शित होता है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे पवन था, पा व ना, तो ये कैसे? इसमें स्वर कहाँ है? तो पा धन आ धन वा धन आ धन ना धन आ। देखिए, जब इस प्रकार हम तोड़ेंगे, जब इस प्रकार हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग करेंगे, तो ये जो हमारा हलंत आता है निकल के, जो हमारा निकल के क्या आता है? हलंत आता है। ठीक है, जो ये हमारा निकल के हलंत आता है, ये हलंत कभी भी अगर इस प्रकार से है तो ये कंप्लीट नहीं है। यही एक पहचान है कि जब आपका व्यंजन बिना हलंत के होगा तो वह क्या होगा? अपूर्ण व्यंजन होगा। क्या होगा? अपूर्ण व्यंजन होगा। और जब हलंत के साथ होगा तो वह मात्रा को ढूंढेगा। अब ये मात्रा देख लो, प अ व अ न। पवन बोलने के लिए प अ म व अ न अ बोलना पड़ा ना, तो आ की जगह स्पेस निकल के आती है। एक मात्रा का समय, जिन्हें हम एक मात्रिक कह सकते हैं, वो निकल के आया जो आ। अब देखो वा, प व अन, अन प अव अ न अ, तो यहाँ भी वा के साथ आ आएगा और न खत्म होते होते आ गया, इसलिए क्या हो गया? छोटा आ की मात्रा वहाँ भी निकल के आ गई। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको, भाई देखो कमेंट पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए फटाफट तैयारी ज़्यादा जोर शोर से करिए आप लोग। हिंदी को बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग ख़त्म करेंगे और एकदम बढ़िया से ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपने ये तो देख ही लिया, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। आपने मात्रा तो सीख ही लिया, अब इनको मात्राओं के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। जो आपका स्वर होता है वो मात्राओं के रूप में ही प्रदर्शित होता है। वो कैसे होता है वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ स्वर। व्यंजन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम स्वर को कंप्लीट करते हैं। ठीक, स्वर संख्या मैंने बताया था 11 + 2 = 13। कितने होती हैं? 13। अब 13 जो होती है वो मात्राओं के साथ भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे आ की मात्रा कैसे होती है? इस तरीके से। फिर बड़ा की मात्रा इस तरीके से। छोटी की मात्रा इस तरीके, बड़ी इस तरीके से। छोटाऊ मात्रा इस तरीके से, बड़ाऊ मात्रा उस तरीके से। ठीक है, छोटाऊ बड़ाऊ। अब ये आपका एक जो ऋण है वो एक अपवाद है। ऋण जो है आपका वो एक अपवाद है। क्योंकि ऋण जो होता है यह र प्लस या, मतलब आपका पार्श्विक व्यंजन से और नासिक के व्यंजन की योग से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको ऋण बोलते हैं। रा प्लस या, तो क्या हो गया ये तो आपका नासिक हो गया भाई। नाक और मुख से बोलते समय जब ध्वनि निकले उसे नासिक, पार्श्विक
ये ठीक है। तो ऋण हो गया, छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ऋण। ठीक है। अब ए आए, ओ आओ, ठीक, ए आए ओ आओ। एक चीज अब आ गई आपकी अंग और आहा। ठीक, तो ये ऐसे और ये चांद बिंदी की तरह प्रदर्शित होगा और ये ऐसे प्रदर्शित होगा। इनको हम संस्कृत का रूप देते हैं, इनका प्रयोग संस्कृत का रूप होता है और ये हिंदी होता है। ठीक है। अब सबसे पहली बात, जब ये संस्कृत हो गया तो जब कभी भी आप तत्सम तद्भव पढ़ेंगे तो ये संस्कृत का रूप निकल के आएगा। ओके, आई होप कि आप सबको आनंद भी आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो ए आए ओ आओ अंग आ। अब हमने ये देख लिया, का हम एक देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमने 13 पढ़ लिया है। ठीक, हम इन दोनों को इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे क्योंकि ये अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। इनको कहते हैं अनुस्वार या विसर्ग। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुस्वार या विसर्ग। अगर इनको अनुस्वार विसर्ग कहते तो इनकी संख्या बचती है 13। ठीक, अब इनको हम कई उच्चारण के आधार पर देखेंगे। इनको हम कई आधार पर देखने जाएंगे। जैसे उच्चारण के आधार पर आप कह सकते हो कि मात्रा के आधार पर। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हो जीभ के आधार पर, तीसरा आप मुख के आधार पर और चौथा आप ओष्ठ के आधार पर। सब पूरा बताएंगे, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक, चलो देखते हैं, मिटाल देते हैं। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है? शाबाश शेर शेरनियों, बहुत अच्छे, लगे रहो आप लोग। एक बात जरूर, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में इनबॉक्स करो भाई फटाक से। चलिए स्वर के प्रकार। सबसे पहले स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, तो इनको 4 प्रकार से हम देखेंगे। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। कौन कौन से? नंबर 1, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, या यूं कह सकते हो, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। ठीक है, या आप कह सकते हो उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? स्वरों की संख्या 3 होती है। भाई कौन कौन बताएगा? 3 कौन कौन सी होती है? सबने बताना है कौन कौन से। अच्छा, उच्चारण क्या? जब स्वर को उच्चारण करते समय जितनी मात्राओं का समय लगे, जिनमें मात्रा का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर। तो हमने बताया कि 3 होता है। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा और आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां देखते हैं पहले, सबसे पहला ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। तीसरा प्लुप्त स्वर। ठीक है, इन चारों को अब हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, अब हम इनको देखते हैं एक अच्छी तरीके से। तो पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए ह्रस्व या मूल स्वर। ह्रस्व या मूल स्वर। अब ह्रस्व या मूल स्वर पहले समझ लेते हैं। ह्रस्व या मूल स्वर का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम मात्रा का समय लगे, या यूं कह सकते हो कि जिनके उच्चारण में मात्रा का ही समय ना लगे, उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या होती है 4। आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन सी? आ, ई,
ऊ और छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋण। ठीक है, ऋण एक अपवाद है, ये भी नोट करते रहिएगा कि ये एक अपवाद है। इसको मैं रेड अंडरलाइन कर लेता हूँ, सर्किल में कर देता हूँ हम। ठीक है, ये अपवाद है। ये अपवाद इसलिए है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि ये अपवाद किस प्रकार से है। ठीक है, यह रा प्लस, चलो बता ही देता हूँ, रा प्लस ञा से मिलकर बना है, जबकि हमारा रा क्या है, पार्श्विक व्यंजन है और ञा क्या है, नासिक व्यंजन है। समझ में आ रहा है मेरे रसगुल्लों, शेर शेरनियों? ठीक, ह्रस्व या मूल स्वर, अब इनको और भी क्या कहते हैं, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, स्वर भी कहते हैं, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक, अब एक मात्रिक कैसे होता है, छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋण। तो इनको प्रदर्शित करने के लिए कहीं भी आपको एक्स्ट्रा अक्षर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्ण की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए एक मात्रिक कहलाते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एक मात्रिक। ठीक है, दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। अच्छा, ह्रस्व, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा का मतलब यह हो गया कि इनकी संख्या 4 थी, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 7। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आ रहा होगा। इनकी संख्या 4 थी, तो इनकी संख्या कितनी है, 7। कौन कौन सी, तो अब देखते हैं, बड़ा हो गया, बड़ी हो गया, बड़ाऊ हो गया, ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया और आओ हो गया। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि इसमें डबल मात्रा का समय है, इसमें भी डबल मात्रा का समय है, और इसमें भी डबल मात्रा का समय है, इसमें भी डबल मात्रा का समय है, और इसमें भी डबल मात्रा का समय है, और इसमें डबल मात्रा का समय है, इसमें भी डबल मात्रा का समय है। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, द्विमात्रिक। क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं द्विमात्रिक। क्या बोलेंगे, द्विमात्रिक। इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। समझ आ रहा है बढ़िया से, आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं तीसरा, 3 नंबर का हम देखते हैं। 3 नंबर का हमारा है प्लुप्त स्वर। अब आप प्लुप्त स्वर को आप आज तक आपने सुना नहीं होगा, पढ़े हैं जो वो तो देख लिए होंगे। होता क्या है प्लुप्त, प्लुप्त का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। प्लुप्त शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। उछलता हुआ, प्लुप्त का अर्थ होता है उछलता हुआ। तो जिस वर्ड को बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगे। ठीक है, एक प्रकार से ये कह सकते हो कि जिस वर्ड को बोलते हुए सबसे ज़्यादा समय लगे, सबसे ज़्यादा समय लगे। सबसे ज़्यादा समय लगे तो उसे क्या कहेंगे, बहुमात्रिक। इसे क्या कहते हैं, बहुमात्रिक स्वर। बहुमात्रिक स्वर। ठीक है, इनको प्रदर्शित करने के लिए कैसे प्रदर्शित करते हैं, इनको प्रदर्शित करने के लिए ऐसे 5 के आकार का एस बनाते हैं और इनको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे राम, मोहन, राधा। देखो पहले चीज तो राम को आप ऐसे नहीं बोल सकते। राम आपने लिखा, जैसे ये देखो आपने लिखा काम, इसको क्या पढ़ा आपने, काम। और ऐसे लिखा आपने राम, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ते, राम ऐसे नहीं पढ़े, राम
काम, ऐसे नहीं कर सकते, राम, राम लंबा खींच सकते हो। तो इसमें डबल मात्रा का समय, सॉरी बहुमात्रा का समय लगा है, इसीलिए इसको बहुमात्रिक बोलते हैं और इसको प्लुप्त स्वर बोलते हैं। इनकी पहचान जो होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। जैसे मोहन, राधा, तो इसमें डबल मात्रा का समय लगता है, इसमें आप बगल से भी कर सकते हो, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल मात्रा, सॉरी बहुमात्रिक या प्लुप्त स्वर। तो आई होप कि आप सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इसी वजह से हम इस पर बार बार चर्चा भी कर रहे हैं कि आपका जो ह्रस्व स्वर है उसकी संख्या 4, छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋण, और जो दीर्घ होता है आपका 7 होता है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, आओ, ठीक है। और इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अभी इसी में हम एक चीज़ और पढ़ेंगे जिसका नाम है, क्या है चलिए, संयुक्त स्वर। क्या पढ़ेंगे, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। चलो भाई इन्हें देखते हैं हम, 4 नंबर कह सकते हैं संयुक्त स्वर। अब संयुक्त का मतलब आपको पता ही है कि जो 2 या 2 से अधिक हो, जो 2 या 2 से अधिक हो, तो संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 मानी गई है। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी मानी गई है, 4। कौन कौन सी, तो ए, आए, ओ और आओ, ये 4 हो गया। और इन चारों को एक विशेष रूप दिया गया है। एक विशेष रूप का मतलब संयुक्त रूप दिया गया है। संयुक्त का मतलब हो गया कि जुड़ा हुआ, संयुक्त का मतलब हो गया जुड़ा हुआ, संयुक्त का मतलब हो गया। एक बार फटाफट सब लोग शेयर कर दीजिए और लाइक करिए, दबा के लाइक करिए, टारगेट रखिए, लाइक का एक टारगेट रखिए, कम से कम 1000 लाइक आनी चाहिए आज के वीडियो में, ठीक है। लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। शेयर से न्यू, आज बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले क्लास हम ले रहे हैं और आपको भी पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। चलिए, तो ए, आई, ओ, आओ ये संयुक्त रूप कैसे हैं, कौन बताएगा कि ये एक संयुक्त रूप हैं और इनको हम संयुक्त रूप कैसे कह सकते हैं, फटाफट बताओ भाई। चलिए बताइए आप लोग, संयुक्त रूप। संयुक्त का मतलब हमने बता दिया कि जुड़ा हुआ, संयुक्त का मतलब हो गया कि जुड़ा हुआ। चलिए, आपने तो बताना नहीं है, हमने ही बताना है, तो हम ही बता देते हैं। ऐसे स्वर जो 2 विजातीय स्वरों के मेल से बने हों। सजातीय और विजातीय समझ रहेंगे ना। सजातीय का मतलब अपनी ही बिरादर से और विजातीय का मतलब हो गया दूसरी बिरादर से। सजातीय का 2 ऐसे विजातीय मेल, विजातीय हो गया जैसे आपका ये और ये दोनों होता, ये ए, तो ये हो जाता सजातीय। ये क्या हो जाता, सजातीय। लेकिन ये तो है नहीं भाई साहब, तो इसलिए ये क्या हो गया, विजातीय। क्या हो गया, विजातीय। तो हम इसको करके दिखाते हैं आपको और आप भी नोट डाउन करते रहिएगा। जैसे ए, आए, ओ और आओ, ये चारों हो गए, ठीक। अब इनको कहा गया कि जो 2 विजातीय स्वरों के मेल से बने हों उनको क्या कहते हैं, तो छोटा और छोटी को जोड़कर क्या तैयार किया गया है, ए, छोटा आ और छोटी ई, छोटा आ प्लस छोटी ई। मतलब कह सकते हो 2 ह्रस्व स्वर के मेल से ए का निर्माण होता है। ये ह्रस्व स्वर ये भी है और ह्रस्व स्वर ये भी है, छोटा और छोटी, छोटा और छोटी, ठीक है। तो ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। अब ये आए देख लेते हैं, तो ये बड़ा आ प्लस ए, बड़ा आ प्लस ए, ठीक है, बड़ा आ प्लस, बड़ा आ प्लस ए के निर्माण से बनकर तैयार हुआ ए, आई, ए और आए, और छोटा प्लस छोटाऊ,
छोटा आ प्लस छोटा ऊ के मेल से वो बनकर तैयार होता है संयुक्त रूप। और इसकी बात करें तो ये क्या होता है, छोटा आ प्लस ओ, छोटा आ प्लस ओ। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण रूप से आपका संयुक्त स्वर कहलाता है। ये की बात करें, ए छोटा आ प्लस छोटी, ए बड़ा आ प्लस ए, ओ छोटा आ प्लस छोटा ओ छोटा आ प्लस ओ। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको इतनी चीज़ें एकदम समझ में आ गई होंगी। ये उच्चारण के आधार पे था, मात्रा के आधार पे था, हमने सब बता दिया। हर्ष स्वर जो होता है वो 4 प्रकार के, दीर्घ स्वर होता है 7 प्रकार का, संयुक्त स्वर होता है 4 प्रकार का, और प्लुत मतलब होता है बहुमात्रिक या उछलता हुआ। चलिए मिटा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए शानदार तरीके से। आप लोग मजा आ रहा है आप लोग को, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत बढ़िया सबको। तो 7 बजे रेगुलर हिंदी की क्लास आपको मिलेगी, रेगुलर 7 बजे हिंदी की क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, हिंदी की क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा। अब हम जीभ के प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। ठीक, अब जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या की बात की जाए तो मतलब जब उच्चारण करते समय जीभ की स्थिति कैसी होती है, वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ की स्थिति कैसी होती है, इन परिस्थितियों में हम जीभ के उच्चारण को पढ़ेंगे। तो इनकी संख्या 3 होती है, मतलब आपके जितने स्वर हैं वो जीभ के कौन से भाग से उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम बात करेंगे इनके, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 अग्र, नंबर 2 पश्च, और नंबर 3 अग्र, नंबर 2 मध्य, और नंबर 3 पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, तो ये जीव का अग्रभाग, इससे उत्पन्न होंगे स्वर उन्हें कहेंगे अग्र स्वर, इनको कहेंगे मध्य स्वर, और इनको कहेंगे पश्च स्वर। हमने कहा था हिंदी को हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, रटाएंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, 10 की संख्या है, 11 की संख्या है, जो मध्य होता है उसमें सिर्फ एक वर्ड आता है आपका, वो है छोटा आ। सॉरी, एक आता है जो है छोटा आ। और अग्र की बात करें तो छोटी, बड़ी सॉरी छोटी, बड़ी, ए और आई। ठीक, ई अगर इसको पढ़ेंगे छोटी तो ये आप समझ नहीं पाओगे। उच्चारण के आधार पर अगर हम देखें तो ये देखो, ई ए आए। अब अगर स्टार्टिंग से पढ़े आ अग्र नहीं आता, आ मध्य, बीच में आपका फोर्स पड़ता है। तो यहाँ कौन सा बचा, छोटा आ के बाद कौन सा आता है, बड़ा। बड़ा करोगे तो पीछे की तरफ, कंठ की तरफ खिंचता हुआ वर्ड चला जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं पश्च। बड़ा, देखो छोटा बड़ा, छोटी इधर हो गया, बड़ी इधर हो गया, तो इधर बचा क्या, छोटाऊ, और क्या बड़ा बचा, बड़ाऊ, और क्या रीढ़, ए आए तो क्या बचा, ओ, और आओ, अंक, आहा। तो मतलब इनकी संख्या को हम कितनी काउंट करते हैं, 6 ये होते हैं, 4 ये होते हैं, और 1 ये होते हैं, और तीनों को जोड़ते हुए हम क्या बनाते हैं, 11। ठीक, कितने बनाते हैं,
11। तो जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है, जैसे छोटी, बड़ी, ए, आई, इनकी संख्या 4 होती है, ए अग्रस्वर कहते हैं। बात आती है मध्य स्वर की, तो जीवा के मिडिल भाग से जिन स्वर की उत्पत्ति होती है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे छोटा आ। बात आती है तीसरी पश्च स्वर, तो बड़ा, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋण, ओ, आओ, ये इतना आपका आता है जो पिछले भाग से, इसको कहते हैं पश्च स्वर। ठीक है, तो ये हमारा उच्चारण के आधार पर हो गया और जीभ के प्रयोग के आधार, 2 हमने पढ़ा दिया। तीसरा आता है आपका, तीसरा आता है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर मतलब कि हमें किसी वर्ण के उच्चारण में कुल मुख का ओठ की स्थिति क्या रहती है। तो ओठ की स्थिति कैसी हो सकती है भाई साहब? गोल हो सकती है, कम गोल हो सकती है, खुल सकती है, बंद हो सकती है, और इसके अलावा हमारी ओठ की स्थिति क्या हो जाएगी? कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, ये भी बहुत आसान है और इनको पढ़ने के लिए बस बिल्कुल, तो ये जीभ के आधार पर था। अब हम ओष्ठ के आधार पर पढ़ेंगे। ओष्ठ, ठीक, ओष्ठ के आधार पर, तो ओष्ठ के आधार पर देखा जाए तो ओष्ठ के आधार पर क्या होता है, 2 प्रकार के। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक क्या होता है, सबको पता है कि वृत्तमुखी, और नंबर 2 आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और नंबर 2 आवृत्तमुखी। ठीक, अब वृत्त का क्या अर्थ होता है, आवृत्त का क्या मतलब होता है? वृत्त का मतलब हो गया वृत्ताकार, वृत्त का मतलब हो गया वृत्ताकार। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार हो जाते हैं वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। चलिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, नोट कर लीजिए फटाफट, जिस स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार हो जाते हैं, वृत्ताकार हो जाते हैं, जैसे, अब बताइए कौन से ऐसे वर्ण हैं जो आपके बोलते समय वृत्ताकार, आपका ओठ जो है वो गोलाकार हो जाता है, वृत्ताकार अर्थात गोलाकार, कौन कौन से बताइए? छोटाऊ, देखो, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, आओ, तो ये आपके 4 वर्ण हैं। जैसे सबने पता है, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, आओ। ठीक है, तो ये हमारे 4 हैं, इनकी संख्या 4 है, जिसमें कि ओठ हमारा वृत्ताकार हो जा रहा था, गोलाकार हो जा रहा है। और आवृत्तमुखी का मतलब होता है कि जिसमें ओठ गोलाकार नहीं होता है, होठ गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होता है, गोलाकार नहीं होता है। ठीक, अब उसमें से कौन कौन से जो बचा था वो आपका हो जाएगा। ठीक, कौन कौन सा? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऋण, ए, आए। ठीक है, 3 और 4, 7, 4, 11। ठीक है, तो इनकी संख्या 4 और इनकी संख्या 7, तो कितना हो गया? 11। तो वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, तो
तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो किन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होता है, गोलाकार होता है उसको वृत्तमुखी कहेंगे, और जिसमें गोलाकार नहीं होता उसको आवृतमुखी कहेंगे। तो वो ओष्ठ आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। छोटा भाई ओठ गोलाकार नहीं हुआ तो ये आवृतमुखी हो गया, बड़ा ये भी आवृतमुखी हो गया, छोटी ये भी आवृतमुखी, बड़ी आवृत ई ऐसे हो जाता है ना, और छोटाऊ बड़ाऊ, तो ये दोनों चीज आपका आ गया ओ आओ निकल के। तो ये आपके 4 हो गए और इनकी संख्या 7 हो गई। तो आई होप कि आपको ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या का भी बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा एक और है अभी। अब मुख के आधार पर देखते हैं, मुख के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख के खुलने के आधार पर मुख विबर खुलने के आधार पर। अब इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है भाई, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब कौन कौन सी होती है अब वो हम सब आगे देखेंगे। तो ठीक है, अभी फटाफट सब लोग सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक। तो ये वीडियो बाबू बैच में हिंदी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, चलो पहला होता है समृद्ध, पहला समृद्ध, दूसरा अर्धसमृद्ध, समृद्ध अर्धसमृद्ध, तीसरा विवृत, चौथा अर्धविवृत। ठीक, समृद्ध अर्धसमृद्ध विवृत अर्धविवृत। अब इन चारों को हमें पढ़ना है। अर्ध का मतलब हो गया आधा, जैसे इसमें समृद्ध हो गया तो इसमें अनसमृद्ध, जो इसमें होगा उसका इसमें आधा होगा, विवृत में जो होगा उसका अर्धविवृत में आधा होगा। ये तो साफ साफ आपको पता चल चुका होगा। तो चलिए समृद्ध। अब समृद्ध में क्या होता है कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय मुख लगभग आपका मुख लगभग बंद रहता है। तो लिख लेते हैं, मुख लगभग बंद रहता है। भैया तो 11 वर्णों में से कौन से वर्ण हैं जिनको बोलने से हमारा मुख बंद होता है? तो ई, बड़ी, छोटाऊ और बड़ाऊ। अर्धसमृद्ध का मतलब क्या होता है कि मुख लगभग आधा बंद रखता है। मुख लगभग आधा बंद रहता है। ठीक, इसमें मुख आधा लगभग बंद रहता है। कौन कौन से होंगे? ए, ओ, ए और वो। ठीक है, ए और ओ। अब विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुलता है, मुखद्वार पूरा खुलता। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनको बोलते समय मुख का द्वार पूरा खुलता है? तो कहते हैं आ, ए। भाई आए में भी तो नहीं होता है ना, ए में हो ए, आए। ठीक है, तो इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुलता है तो वो कौन कौन से हैं? बड़ा आ और ए, बड़ा आ और ऐ। ठीक, सेम कंडीशन। अब इनकी स्थिति कितनी थी? इनकी 4 थी, इनकी स्थिति 2 आई और इनकी स्थिति 2 आई।
तो 4 2 6 2 8। अब बचे इसमें से कौन? आई होप कि जो बचे हैं वो है छोटा आ, और एक और कोई बच्चा है भाई साहब, और शायद औ बचे हैं। तो विपरीत हो गया। अब हम अगला देखते हैं अर्धविपरीत। इसमें था जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, मुख द्वार आधा खुलता है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? आ और औ। मुख द्वार आ औ, तो 2 ये हो गए। अब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 बराबर ये 10 हो गए। ठीक, ऋण आता है तो भाई एक अपवाद है। तो ये मुख विवर खुलने के आधार पर था, आपका मुख विवर खुलने के आधार पर था कि मुख आपका कैसे समृद्ध, का मतलब मुख लगभग बंद रहता, किसी वर्ड के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता, जैसे ई उ। ठीक, अर्धसमृद्ध में मुख लगभग आधा बंद, ए ओ। विपरीत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता, आ ए, और अर्धविपरीत में मुख द्वार आधा खुलता है, आ औ। ठीक, तो ये मुख विवर के आधार पे थी। ठीक है, आपने कितने प्रकार पढ़ लिया? एक आपने मात्रा के आधार पे पढ़ लिया, दूसरा आपने जो पढ़ा वो जीभ के आधार पे पढ़ा, तीसरा जो आपने पढ़ा वो ओष्ठ की स्थिति के आधार पे पढ़ा, चौथा आपने देख लिया कि मुख विवर खुलने के आधार पर। ठीक है, तो इतना था इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब चलते हैं कि आपको अब जो 2 बचे हुए थे, हमने तो 11 के बता दिया आपको 11 का। अब जो 2 आपका बचा था वो कौन कौन सा है वो पूरा देखेंगे। 2 जो बचा था आपका, एक था अनुस्वार और एक था विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है, ये हमने स्वर बता दिया है पहली वीडियो में स्वर, और दूसरी वीडियो में जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? व्यंजन। 2 वीडियो में हम वर्ड विचार को कंप्लीट करेंगे। कितने में? 2 में वर्ड विचार हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, लगातार वीडियो अब आपको मिलती रहेगी और हिंदी कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और भी सब्जेक्ट की व्यवस्था की जाएगी। अब देखते हैं अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार, आपने कभी अनुस्वार सुना है? बताइए सब लोग फटाफट, अनुस्वार सुना है? ठीक है, जिन वर्ड के उच्चारण में जो ध्वनि होती है वो नाक और मुख दोनों से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंग, ठीक, इनके उच्चारण में जो होता है वो जो ध्वनि निकलती है, वो हवा निकलती है, वो नाक और मुख के द्वार से निकलती है, इसलिए इनको अंग कहते हैं। इनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इनके उच्चारण में हवा नाक और मुख से निकलती है। हवा मुख और नाक से निकलती है। इनका उपयोग संस्कृत में किया जाता है। संस्कृत में किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें अनुस्वार कहते हैं, इन्हें अनुस्वार कहते हैं। दूसरा होता है विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? आह को। किसको? आह को। ठीक है, विसर्ग इनको कहते हैं। अब इनको आह क्यों कहते हैं? अंग आह, क्योंकि इनके उच्चारण में ध्वनि केवल मुख से निकलती है, केवल
मुख से निकलती है, केवल मुख से निकलती है। इनके उच्चारण में ध्वनि केवल मुख से निकलती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसे विसर्ग कहते हैं। इन्हें विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। अब इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? अयोग्यवाह। अयोग्यवाह किसे कहते हैं भाई? अयोग्यवाह। जो अयोग्य होने पर भी, मतलब जो बिना किसी काम के होने पर भी साथ साथ हो, उन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, फिर भी वो साथ साथ रहते हैं, इसलिए इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। अंग और आहा, जो ना तो स्वर हैं, ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन, ना व्यंजन। ठीक है, योग्य ना होते हुए भी, योग्य ना होते हुए भी साथ साथ हों, उन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। उन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार विसर्ग ये सब आपका हो गया आज। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा और अगला वीडियो होगा, जो अगली क्लास होगी वो कल होगी, और उसमें हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? व्यंजन। और व्यंजन का भी वो आपको संक्षिप्त रूप से बताया जाएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से, कि आपको तैयार करने में आपको कोई थोड़ी भी समस्या ना हो। इसीलिए उनको हम बहुत ही विस्तारित रूप से तैयार करके आपको देंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? एक बार फटाफट सब लोग यस सर लिख दीजिए, सब लोग फटाफट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।